अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिज़नेस प्लस। मैं हूँ शुमाइला अजीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंसाफ। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं कादर खान मंदुखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे जब हम अमजद सादरी का इंतकाल हुआ था उसके बाद हमने 20 नुकात डिस्कस किए थे नेशनल एक्शन प्लान के, और उसमें क्योंकि वक्त की कमी होती है, शो में 1 घंटे का हमारा शो होता है, तो हम 10 नुकात तक पहुँचे थे। और बाकी जो है हमने कहा था आपसे कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे और उसमें वो नुकात को मज़ीद डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि उन नुकात की इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है और इस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से क्या हमारे मुल्क को और उसकी दहशत गर्दी के जो वाक़यात होते हैं उस पर कोई कमी पेश आई है या नहीं आई है। तो हम शुरू करते हैं 11वें नुक्ते से मंदुखेल साहब। तो मैं पढ़ लेती हूँ। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दहशतगर्द तंजीमों और इनके नज़रियात की तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तो पहले तो मुझे बताइए कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमें दहशतगर्द तंजीमों की इस तरह की कोई नज़रियात वगैरह नज़र आती हैं? अभी जब से ये नेशनल एक्शन प्लान है उसके ऊपर ये कम से कम 100% इम्प्लीमेंट हो चुका है। इससे पहले ऐसा था कि कोई भी जो दहशतगर्द जमात थे या जो पाबंदी जिस पे तंजीमों पे लगाई, ये उनकी भी जो रहनुमा लीडर या जो नाम दो वो भी बयान देते थे फ़लाना यूँ है फ़लाना यूँ है। तो कम से कम पैमरा ने और हुकूमत ने कम अज़ कम इसके ऊपर कंट्रोल को, और ये बड़ा आसान कंट्रोल भी है। एक सर्कुलर निकाल दिए टीवी चैनल को कि आप पाबंदी लगा दें, ये ना नशर करें, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। तो वो इसमें कामयाबी भी है, तो बल्कि मैं कहूँगा 100% कामयाबी हुई है इसके ऊपर। एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो इस पर कोई ऐसी चीज़ नज़र आई हो और उस पर बिल्कुल, उसमें एग्जाम्पल तो ये था कि जैसे पहले बयान आता था कि जैसा कोई ख़ुदकश हमला होता था तो एक तरफ तो ताज़ियत जो पाकिस्तानी जो रहनुमा या जो भी हुकूमती रहनुमा थे जो वो ऐलान देते, दूसरी तरफ तालिबान हो या और दूसरी तंजीमें हो उनके भी बयान आ जाते थे, हमने ये यूँ किए, हमने जानबूझ के किए, हमने हमारा हक बनता है वगैरह वगैरह। यानी उसके जो व्यूज़ है वो भी आते थे। तो अब उसकी व्यूज़ पे पाबंदी लगा दी है, और जो कि ज़रूरी भी था, उसमें काफ़ी कामयाबी हुई। फिर इसके अलावा जो ना कुछ सियासी पार्टियों के ऊपर भी जो इस तरह जो अपने कारकुनों को तैश में लाने के लिए जो प्रोग्राम करते थे रेंजर्स के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, तो उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज हुए हैं और उनके ऊपर भी पाबंदी हुई है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो क्लास है इस पर 100% कामयाबी हुई है और इम्प्लीमेंट भी हुआ है इसमें। सही है। अच्छा, नंबर 12, फाटा में इंतज़ामी व तरक्याती इस्लाहात की जाएँ, IDPs बेघर अफराद की वापसी पर तवज्जो दी जाए। ये आपको याद होगा 2 साल पहले जब ये ज़रब-ए-आज़म शुरू हुआ तो ये प्लान बनाया गया कि जितनी भी इलाका था, यानी जो कबायली इलाका जो जिसको हम फाटा कहते हैं, बलूचिस्तान के सरहद से लेके और फिर पुख्तनख्वा सूबे बीच में जो ट्राइबल एरिया जिसको हम फाटा कहते हैं, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया जिसका नाम कहते हैं, इनको मुकम्मल खाली कर दिए। जितने भी बच्चे, औरतें, बूढ़े, मर्द जो लोग थे सब के सब पूरा समझ लो इलाका खाली कर दिया। उनको हम IDPs कहते हैं। उन IDPs का ये था कि उनको 2-4 महीने के बाद, और मुझे याद पड़ रहे हैं रमज़ान से 1-आध महीना पहले उनको निकाला गया, तो वो बेचारे रमज़ान भी उन्होंने तकलीफ़ में गुजारा और उसके बाद भी तकलीफ़ में गुजारा, और अभी तक चंद घराने तो गालिबन चंद हज़ार में कहूँगा, चंद हज़ार लोगों को तो वापस भेज दिया है लेकिन मुकम्मल अभी नहीं भेजे। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि उन लोगों के साथ भी ज़्यादती है और इनके स्पीड से काम करना चाहिए, चाहे वफाकी हुकूमत हो, चाहे पुख्तनख्वा हुकूमत हो, चाहे हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ है, इनके ऊपर ज़ाहिर बात है आपने इलाका खाली कर दिए। मिसाल के तौर पे मिसाल में यूँ दूँ आम आवाम को समझाने के लिए, अगर कराची में ऑपरेशन करना हो तो पूरा कराची अब खाली कर दो, वो जाके समंदर के किनारे पे कैंप में बिठा दो। तो अब ये समझ लो कि हर आदमी अपना घर बार, दफ्तर, कारोबार, दुकान छोड़ के अगर ऑक्स पे या समंदर किनारे में या किसी रेगिस्तान में आप उसको कैंप देंगे, वहाँ बिठाएंगे, तो वो बेचारे तो 24 घंटे गुजारना अजाब होगा, न कि 2 साल और मज़ीद भी नहीं पता कितना अर्सा। तो उस हवाले से मैं समझ रहा हूँ कि इसमें नाकामी है और इसके ऊपर प्रायोरिटी से काम करना चाहिए। और वो लोग जो पहले दहशतगर्द तंजीम के असर वसुख में थे या उनकी इन्फ्लुएंस में थे या उनके प्रेशर में थे या उनके हर लिहाज पे यानी उनको ग्रिप में थे, तो पहले उनसे परेशान थे। उसके बाद आपने इसको डिस्प्लेस के लिए अब यानी घरों से बेदखल कर दिया है और पूरा का पूरा आबादी अपने बेदखल कर दिया, तो वो बेचारे कैंप में रहते। अब कैंप पे रहते हैं, कैंप में फिर सूरत हाल, फिर वो पश्तून जो कौम है तो वो पर्दे का भी ज़्यादा उनका सिस्टम है। तो उस हवाले से आप उनका बाथरूम का सिस्टम देख लें, पर्दे का देख लें, चारदीवारी देख लें,
तो वो सारे निज़ाम दरम बरम है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनके ऊपर फौरी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए वफाकी हुकूमत क्योंकि प्रैक्टिकलिटी इसमें नहीं है इस तरह के इंतजाम में। हाँ नहीं है, और टाइम हुआ है, 2 साल से ज़्यादा गुजरेंगे और मजीद भी नहीं पता कब गुजरेंगे, तो कब तक बैठे रहेंगे इंतजार में। तो इसके ऊपर जो है ना तवज्जो देना चाहिए और उसमें नाकाम हो चुकी है जी। हुकूमत। नाज़रीन, फ़ोन नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, अगर आपके पास कुछ सवाल हैं या क्वेरीज़ हैं दहशतगर्दी के मुतालिक तो आप हमें कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी, 13 नुक्ता है, दहशतगर्दों के मवासलाती निज़ाम को ख़त्म किया जाए। तो ये जो मोबाइल फ़ोन्स बंद हो जाते हैं, हम अक्सर इवेंट्स पे देखते हैं, ये उस सिलसिले में बात है? नहीं, ये अगर आपको याद होगा कि स्वात में ये बाकायदा मुल्ला फजलुल्लाह वालू ने बाकायदा एक रेडियो, अपने जो रेडियो FM टाइप का उन्होंने बाकायदा शुरू किया था, और वो अपने जो लोगों को उस रेडियो के ज़रिए मवासलाती निज़ाम, इसी को कहते हैं, मोबाइल को भी कहते हैं, रेडियो को भी कहते हैं, मतलब जो भी इस तरह कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया हो, तो उस हवाले से पहले ज़माने में तो कबूतर हुआ करते थे, अब तो जदीद आ गए, बल्कि रेडियो के ज़रिए उन्होंने ज़्यादा फ़ाल उसको नेटवर्क बना दिए। तो उस नेटवर्क को भी मैं समझ रहा हूँ कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर चुके हैं, और अगर जारी बात है ये जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी है, तो उस हवाले से ये ग्रिप में आ चुके हैं। और ऑनगोइंग भी होता होगा, हर थोड़े दिनों में कुछ शुरू होता होगा जिसको ये कंट्रोल कर। मैं नहीं कह सकता हूँ कि 100% ख़त्म हुआ है, लेकिन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्योंकि ये ऐसा निज़ाम है कि आप फिर से चालू कर दें, आप मोबाइल है, मिसाल आपसे कोई छीन ले, आप दूसरा मोबाइल ख़रीद ले, आपसे रेडियो छीन ले, आप दूसरा कर ले, तो ये इस तरह वक्तन फ़ोक्तन मज़ीद उसको कर रहा है। लेकिन इसमें भी मैं समझ रहा हूँ कामयाब हो चुकी है हमारी जो अदारे हैं, और ये निज़ाम भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अच्छा, और ये उन इलाकों में ही हमको नज़र आता है कि इस तरह का कोई मवासलाती निज़ाम? वो बेसिकली इस वजह से कि वो पहाड़ी इलाका है, और वहाँ पे दहशतगर्द एक दूसरे के साथ जब राब्ते में करते हैं, तो जारी बात है वहाँ कोई वो जो हमारे टेलीफोन है, तार वगैरह वो तो नहीं है, या TV चैनल आज़ाद तो नहीं हो सकते हैं, या मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे जैमर लगे हुए हैं, ये सारे, तो वो रेडियो के जरिए एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते थे। जी, और बड़े शहरों में जो हादसात होते हैं या कोई इस तरह की, बड़े शहरों में तो आप पाबंदी लगा नहीं सकते हो, इस वजह से कि यहाँ तो पूरा आपका बिजनेस चल रहा है, पूरा आपका सिस्टम चल रहा है, आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट होना पड़ता है, तो उस हवाले से यहाँ तो नामुमकिन है। और यहाँ भी आपने देखा होगा कि वक्तन फ़ोक्तन इस तरह कोई जो मजहबी हमारा कोई रसूमात का हो, त्यौहार का हो, तो उस हवाले से आपने देखा होगा कि मोबाइल पर पाबंदी लगाई दी जाती है। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईदी साहब का जनाजा हो रहा, तो मोबाइल पे पाबंदी लगा दी है उन्होंने, जाम कर दी है। और या जो सुप्रीम कोर्ट में आज जैसा कराची बदामनी केस चल रहा था, तो वहाँ जैमर लगा देते हैं, तो जितने लोग बैठे उनको मोबाइल काम नहीं करे, तो उससे काफ़ी हद तक जो है ना वो सारी बातें जो बम वगैरह जो ब्लास्ट करते हैं, तो वो रिमोट के ज़रिए करते हैं। अब रिमोट का कनेक्शन उसी तरह है जैसे मोबाइल का बटन का, कॉल का, तो जब वो जैमर लगा देते तो वो सिस्टम जो ना वो फंक्शनल नहीं रहते, वो काम नहीं करता है। तो इसमें भी काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं, लेकिन ये भी एक ऐसे ज़रिए है कि बार बार नया शुरू करते, एक मोबाइल ले लिया, दूसरा कर लिया। लेकिन शहरों में तो ये प्रैक्टिकल नामुमकिन है, इसके लिए पूरा सर्च और पूरा नेटवर्क बनाना पड़ते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि इस्लामाबाद का जो अभी ये सेफ सिटी के हवाले से हुकूमत ने दावा किया कि पिछले जून को जो है ना उन्हें एक बड़े हादसे से हमने इस्लामाबाद को बचा लिया, तो मैं कहता हूँ खुशैन बात है और अच्छी बात है। और इस तरह इस्लामाबाद कराची को भी ऐलान किया हुकूमत ने कि सेफ सिटी बनाएंगे, तो अगर ये इस तरह बना लें तो मैं समझ उसके बारे में तफसील आप बताएंगे इस्लामाबाद का जो आप कह रहे थे? हाँ, उसमें पूरा इस्लामाबाद को, अब मैं दुबई का मिसाल आपको दे दूँ, दुबई को पूरा उन्होंने कैमरों के ज़रिए से उन्होंने पूरे दुबई को कंट्रोल किया। तो इस तरह इस्लामाबाद की भी इनको जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट है उस पर सारे कैमरे लगाए, अब जगह जगह लगाए, और एक मॉनिटरिंग रूम है, कराची में भी है जैसा सिटी गवर्नमेंट का था उसमें, लेकिन उसमें तो खैर इतने खास कामयाबी नहीं थी उसमें। तो वो कम्प्लीटली वॉच कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपका ये स्टूडियो है, आपके मुख्तलिफ कमरे हैं, एक रूम ऐसा होगा जहाँ हर रूम में कैमरे लगे हुए, तो एक रूम में ऑपरेट कर रहा है, तो हर रूम में नज़र आ रहा है कि कौन सा बंदा क्या काम करे, चाहे वो गपशप कर रहा है, चाय पी रहा है या काम कर रहा है। तो इसी तरह पूरे सिटी को अगर इस तरह आप कैमरों की सर्मी तो आपको पता चलता है कि कौन सी गाड़ी क्या जाए। अच्छा, फिर ये जदीद सिस्टम ये है कि गाड़ी जैसा दुनिया में अगर बाहर में आपने देखा होगा, वहाँ पे अगर आप कोई ट्रैफिक की कोई सिग्नल की वायलेशन करें, तो आपके नंबर से 1 मिनट में वो सर्च कर लेते हैं और जुर्माना भी लगा रहते हैं। तो इसी तरह इस सेफ सिटी के हवाले से कैमरे की मदद में अगर आप कोई गाड़ी देखेंगे मशकूक, तो जैसा भी ये इब्रार का बच्चे का जो सिरडी का हुआ, तो वो जो फ्राडिया था उसने जाली नंबर प्लेट लगाए,
तो उस नंबर से आप एकदम गाड़ी का ओनरशिप जो है ना और उसकी रजिस्ट्रेशन आप चेक कर सकते हो। और अगर वो जाली हुआ या इस तरह कुछ सिलसिला हुआ तो आप वायरलेस के ज़रिए, आपका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके ज़रिए आप फौरी तौर पे जो नज़दीक तरीन जो पुलिस है, जो भी फोर्सेस है, उनको आप इतला कर सकते हैं इस गाड़ी को रोका जाए। तो ये एक बेहतरीन है और दुनिया में ये राज है, और अल्लाह करे कि ये कराची और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी ये राज हो जाए और हमें इस दहशतगर्दी की लानत से छुटकारा मिले। जी, इसी के ताल्लुक से एक और पॉइंट है नंबर 14, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों और उनके नज़रियात के फ़रोग़ पर पाबंदी, मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। तो ये इसका कंट्रोल किसके ये इस पर भी पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। और अगर आपको याद होगा कि यूट्यूब में इस तरह जो ना जो मवाद आया था और यूट्यूब पे पाबंदी लगानी है, तो मैं उसकी भी मुखालफत करूँगा इस वजह से कि सऊदी अरब ने यूट्यूब में नहीं लगाया पाबंदी, दूसरे इस्लामी ममालिक ने नहीं। आपने क्यों लगाई है? और आप इसको कंट्रोल के लिए कुछ तरीके ईजाद कर रहे हैं। आप यूट्यूब की जो अथॉरिटी है उनसे बात कर ले। अब जदीद दौर है, आपको ऐसा कुछ सिस्टम कर लें ताकि उसको जाम कर दें। इस तरह जैसे आप मोबाइल जाम कर सकते हो, दूसरी चीज़ें जाम कर सकते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। वो पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो जाम हो जाए या ब्लॉक हो जाए। उसमें एक चीज़ और है। साहब हमारे साथ एक कॉलर शामिल होना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं ज़ीशान बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी ज़ीशान, आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि आवाम जो है वो दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए क्या कर सकती है, मतलब कानून में इसकी क्या गुंजाइश है कि आवाम कानून का इस्तेमाल करते हुए कुछ दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए कुछ करे? यानी आप पूछना चाह रहे हैं कि आवाम इस तरह में किस तरह साथ दे सकती है हुकूमत का? जी बिल्कुल, आवाम किस तरह साथ दे सकती है और आवाम क्या इकदाम कर सकती है कि वो दहशतगर्दी को रोक सके, और कानून में इसकी जो है वो क्या इजाज़त है या क्या गुंजाइश है? जी बहुत शुक्रिया। जी मंदुखिल साहब। देखिए, कानून तो बड़ा वाज़ेह है और कानून के अलावा आपका अखलाकी फ़र्ज़ भी है। और आपको मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ कि अमजद साबरी को जब शहीद कर दिया है, जो वो बड़े दावे के साथ मेरे सामने, क्योंकि एक बार तो मैं इसे घर छोड़ा तो कह रही है पूरा महल मेरा अपना है, पूरा मोहल्ले के एक लोग मेरे हैं। जब उसको शहीद कर दिया तो 20 मिनट तक वो गाड़ी में बैठा रहा, कोई अस्पताल पहुँचाने को तैयार नहीं था। तो ये मेरे भाई आवाम की एक मदद है। अच्छा, रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम बिल्कुल गुजर जाते हैं, अपने एयर कंडीशन गाड़ी में गुजरते हुए जाते हैं और हम ब्रेक तक नहीं मारते हैं। और उसको भी छोड़िए, अभी 3 दिन पहले जो इब्रार का केस है, जो नौजवान फिरोज़ाबाद, और यहाँ आपका ज़ैनब मार्केट से जो वो फ्राइडिया था, जो गाड़ी में उसको लेके, गाड़ी में तो लेके नहीं जा रहा था, ये बेचारा खुद खुदा था उसमें, और उसमें उन्होंने मोबाइल का जो मोबाइल उससे छीना था उसमें, और जाली उसको बोन दिए थे। तो उस हवाले से यहाँ से लेके और वो जाके फिरोज़ाबाद तक जो ना किसी आदमी ने नहीं रोका। मोबाइल उसको चेस कर रही है, आगे गाड़ी जा रही है, किसी बंदे को अगवा करके ले जा रहे हैं, किसी यानी अखलाकी जुर्रत में समझ लो बेहिस हो गए हम। किसी शख्स ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की है, और रोकना तो दूर की बात है। तो फिर हमारे जो पुलिस वाले जो अनट्रेंड लोग हैं, उन्होंने भी बजाय उसको बचाने के लिए उन्हीं को ही मार दिया है। तो ये इसके ऊपर हम अलग से सिक्योरिटी के ऊपर हम शो करेंगे। तो आपने जो सवाल किया था, जो कॉलर ने किया कि हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर आप इस तरह गाड़ी देखें तो आप उसको रोकें, आप उसके सामने कोई अपनी गाड़ी तबाह कर दें। एक इंसान को बचाने के लिए आपकी गाड़ी में कितना खर्च आएगा, और फिर उसके अलावा आपको और रुकावट डाल सकते हैं, आप आगे पुलिस को इतला कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मदद कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बड़ी आसान से बता दूं, जिसमें पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, जिससे हुकूमत से कोई परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कराची में बड़े बड़े अस्पताल है, सिविल अस्पताल जिना है, अब्बासी शहीद अस्पताल है, आप वहाँ पे उनके सामने खड़े हो जाए। जो बाहर से लोग आते हैं, अंदरूनी सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, और इवन कराची से जो लोग अस्पताल पहली मरतबा जाते हैं, उनको ये नहीं पता इमरजेंसी का है, OPD का है, एक्सरे का है। तो आप वहाँ पे गेट पे 1 आध घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे एक ड्यूटी कर ले, ये अपनी जिम्मेदारी, फ़र्ज़, अखलाकियात समझ के कि जो बाहर से परेशान बंदा आ जाए तो आप उसको बोले जनाब इमरजेंसी वहाँ पे है, आपने किधर जाना है, OPD उधर है, आपने किधर जाना है, एक्सरे उधर है। तो ये भी खिदमत खल्क है। और फिर उसके एक और मिसाल दूँ, स्कूल की छुट्टियाँ होती है, बहुत सारे हमारे जो कंजेस्टेड एरिया में स्कूल होते हैं जहाँ ट्रैफिक बड़ी है, वहाँ पे आप खड़े हो जाए 1 आध घंटे के लिए, 1 आध घंटा भी ज़रूरत नहीं है, स्कूल में एक 10 मिनट के लिए वो बच्चों को रोड पार कराएं, ट्रैफिक वालों के साथ मदद करें। तो खिदमत के तो बड़े आसान तरीके हैं। आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई IG DIG का ओहदा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तौर पर हर किस्म की मदद कर सकते हैं, और उसके लिए कानून आपको कोई मना नहीं कर रहा है।
आपको कोई मना करे तो मुझसे बिजनेस प्लस से रब्ता करें, मैं आपको बताऊंगा, आपको परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं। मंदू खैल साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा शामिल होते हैं। नाजरीन, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल सी यू राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंसाफ। मैं हूं शुमाइला अजीम, हमारे साथ है कादर खान मंदू खैल साहब। 20 पॉइंट्स नेशनल एक्शन प्लान के हम डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त पॉइंट नंबर 15 पर हैं। उससे पहले हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि किस तरह अवाम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए। तो उस पर मंदू खैल साहब ने 2-3 बातें बड़ी अच्छी की थी कि आप ट्रैफिक कंट्रोल में जो है वो ट्रैफिक पुलिस का हाथ बटा सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर, उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी अली, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मंदू साहब से ये पूछना चाहता हूँ, ये जो हुकूमत है ये नेशनल एक्शन प्लान और जो हिलिट से काम ले रही है, अस्करी क्यादत जो है वो तो इसमें काफी पुरुमीद और जो है नजर आती है, उसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत वक्त और जो है हिलिट से काम ले रही, तो ऐसा क्यों है कि उसकी पूरी कोशिश नहीं नजर आती अमल दरामद कराने में? जी मंदू खैल साहब। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप हुकूमत, कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हैं? यहाँ तो चारों सूबों में अलग अलग पार्टी की हुकूमत है, तो हर पार्टी का अपना एक नज़रिया है, अपनी सोच है, अपने हिसाब से चल रहे हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आपको नेशनल एक्शन प्लान अगर नज़र आ रहा है तो आपको सिर्फ सिंध में नज़र आ रहा है। अगर आपको जो ये कमेटी है, मैं नाम जहन से निकल गया, एपेक्स कमेटी, उनकी मीटिंग भी आपको सिंध में नज़र आएंगे। और तो फिर पुख्तनख्वा में भी है, पुख्तनख्वा में चल रहा है। लेकिन पंजाब में मुझे हैरत के साथ और बड़ी एक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरा पाकिस्तान के अंदर, रियासत के अंदर एक रियासत बना हुआ था और एक जज़ीरे के अंदर चोटू गैंग के नाम से जो पूरा पंजाब से, पुख्तनख्वा से, बलूचिस्तान से, सिंध से लोगों को अगवा करके वहाँ रखा जा रहे थे। और उसमें पुलिस वालों को भी उन्होंने अगवा किया हुआ था, कहीं को मार भी दिया है। और आखिर में जाके फ़ौज ने वहाँ ऑपरेशन करके और उन सब को गिरफ़्तार कर लिया है। लेकिन उसका पता नहीं चला, आज ग़ालिबन मेरे हिसाब से कम 2 महीने तो हो गए, 1 महीना रमज़ान गुजर गया, उसको पता नहीं चल रहा है कि आखिर इतना बड़ा गैंग, नाम तो छोटू था मगर गैंग तो बहुत बड़ा चला रहा था, पूरा रियासत के अंदर एक रियासत बनाई हुई थी उसने, तो उस हिसाब से उसका क्या बना? आखिर वो बेगुनाह है तो भी बताया जाए, अगर गुनहगार है तो भी बताया जाए, लेकिन अगर उसके साथ जो लोग मिले हुए उनको भी आप एक्सपोज कर दें, उनको भी आप बेनकाब कर दें, तो अगर आप इस तरह चीज़ें करोगे तो फिर नहीं कामयाब। अगर जो हम डिस्कस कर रहे हैं 20 पॉइंट्स, और 20 पॉइंट्स में हम, मैं ये नहीं कहता हूँ सिंध में होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बाकी सूबे में होना चाहिए। बलूचिस्तान में जहाँ लाकानूनियत का यलगार है वहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, पंजाब में नज़र नहीं आ रहा है, पुख्तनख्वा में थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, फाटा में तो ऑपरेशन ज़रब्यास चल रहा है, फ़ौज बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं, वो तो ठीक है, सिलसिला चल रहा है। तो इस लिहाज से फिर हुकूमतों का, और फिर जब ये आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाक़या हुआ है पेशावर के, जो मासूम बच्चों को उन्होंने शहीद किया है दहशत गर्दों ने, तो उस लिहाज से फिर पूरे कौम एक मुतफ़िक हुआ। और ये जो 20 पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, और जहाँ जिसमें फ़ौजी अदालतों का भी सिलसिला था और उसकी भी टेनोर ख़त्म हो गया, अभी अब मज़ीद एक्सटेंशन उसको मिले नहीं मिले ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और तो उस हवाले से जो ना पूरा मुल्क एक मुतफ़िक हो गया। अब जब पूरा मुल्क मुतफ़िक हो गया, फिर उसमें मैं कॉलर की बात का जवाब यूँ दूंगा कि उसमें फिर किसी सूबे के एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी ख्याल रखा जाए कि किसी सूबे को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए कि मेरे यहाँ तो आप करे हो, आपके यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। जी, इसी पे एक पॉइंट नंबर 15 है कि पंजाब समेत मुल्क के किसी भी हिस्से में दहशत गर्दी नाकाबिल बर्दाश्त होगी। तो इसमें पंजाब समेत का जिक्र क्यों आया है? देखिए, खसूसी तौर पे पंजाब लिखा गया जी इसमें, और एक पॉइंट है 17 उसमें बलूचिस्तान हुकूमत को तमाम स्टेट तो अब ये कि खसूसी तौर पे अगर पंजाब लिखा गया है, और पंजाब में इतना बड़ा वाक़या हुआ है छोटू गैंग के नाम से, जहाँ पूरे एक रियासत बनाई हुई थी उन्होंने और एक ज़माने से चल रहा था, तो आखिर उनके पीछे कौन थे? कौन सा मिनिस्टर, कौन सा MPA, कौन सा मैंने लाया ना टीवी के सामने, बताया आवाम को। और अगर नहीं लाएंगे तो फिर अगर वो बेगुनाह है, वो ऐसी खामखा मीडिया उसको हवा बनाई। ज़रूरी है कि पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी पीछे हो? आप
लाइक जो भी है, जी जो भी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सिंध के हुक्मरान हो, पंजाब के हो, पख्तूनख्वा के हो, बलूचिस्तान के हो, या बाहर के हो, या अमेरिका बरतानिया हो, कोई भी हो, हमने तो अपने मुल्क की इस लानत को ख़त्म करना है, दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। मगर मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझ समेत आवाम के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर वो छोटू गैंग झूठ था, आया वो मीडिया का प्रोपेगेंडा था, और अगर नहीं था तो फिर क्या उसकी आउटपुट है, कौन गुनाहगार था, कौन सपोर्ट कर रहा था, और कोई मुकदमा भी मुझे सुनने में नहीं नजर रही है कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा भी था, वो पता भी नहीं है कि वो है किधर। बहरहाल ये एक सवाल है लोगों के जहन में, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस सवाल को दूर करने के लिए, और ख़ुसूसी तौर पे ये पॉइंट नंबर 15 जो लिखा गया तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा अगर एक्सपोज नहीं होगा ये। जी, कराची ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल। और ये कहाँ तक पहुंचा है, और ये कराची ऑपरेशन जो है ना वो बिल्कुल आर्मी चीफ ने भी कहा है, मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं इसके मुताबिक। द रेंजर्स हैज अरेस्टेड ओवर 58,000 क्रिमिनल्स, यानी तकरीबन 60,000 क्रिमिनल्स अरेस्ट किए हैं, जिसमें से 9,000 तकरीबन वर absconded while 630 वर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। तो ये जो जितनी भी अरेस्ट हुए हैं या जितना भी इन्होंने किडनैपर्स को और टेररिस्ट को पकड़ा है, तो इससे आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ा है कराची के? देखिए फ़र्क तो पड़ा है, फ़र्क तो यकीनन पड़ा है कि जो कराची एक में पीरियड आया था वैसे जिसमें हमको बहुत एक सुकून, देखो कराची में जो लोग रहते हैं ख़ुसूसन मुझे और आप समेत, तो वो ज़रूर फील कर रहे हैं कि कराची में अमन अमान आया है, कोई शक नहीं। मगर वो अमजद साबरी के इंतकाल के बाद फिर वो दोबारा से एक दहशत। देखो मैंने फ़र्क कहा, मैंने ख़त्म नहीं बोला जी, ठीक है। और आज ही की तारीख़ में सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच कराची बदामनी केस को भी आज देख रहे थे उसमें, लेकिन उसमें भी ये सारी चीज़ें आई है, अमजद साबरी केस समेत इब्रार के केस की भी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इब्रार के केस का भी मैं ही वकील हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो उसका केस का भी पूरा चालान पूरा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। और फिर उसके अलावा जो हमारे सिंध के जो चीफ जस्टिस है ओवैस शाह, यानी उसका बेटा ओवैस शाह, सजाद अली शाह साहब के बेटे ओवैस शाह, उसका केस का भी पूरा रिपोर्ट मांगा गया। तो कराची जो ऑपरेशन है तो उसका या न सिर्फ ऑपरेशन चल रहा है, न रेंजर्स ज़ोर शोर से काम कर रही है, न पुलिस ज़ोर शोर से काम कर रही है, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी फाल है, सुप्रीम कोर्ट भी फाल है। और फिर अगेन जहन में आम लोगों का सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये कराची बदामनी केस तो चल रहा है, तो ऐसे एक बदामनी केस पंजाब के भी चलना चाहिए, ऐसे एक बदामनी केस पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की भी होना चाहिए, ताकि लोगों को नज़र नहीं आया। हम ये नहीं कहते कि सिंध में क्यों हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बेंगे कानून की तालिब इल्म में कि तुम बहुत अच्छी बात है, मगर ऐसी एक पंजाब बलूचिस्तान पख्तूनख्वा में भी होना चाहिए, ताकि आवाम को अगर पुलिस या रेंजर्स काम नहीं करे हो तो सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब करे, जैसे सिंध में कर रहे हैं, कराची में कर रहा है, तो ताकि आवाम को भी नजर आए। तो यकीनन कराची बदामनी केस और कराची ऑपरेशन जो नेशनल एक्सीलेंस प्लान का हिस्सा है, मुकम्मल तौर कामयाब तो नहीं हो सके, क्योंकि आपको पता है इक्का दुक्के वाक़े हो रहे हैं, मगर काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है, काफ़ी हद तक क्रिमिनल। लेकिन इसके लिए एक और बात कहूँगा कि जितनी आप फिगर बता रहे रेंजर्स का, उस हिसाब से क्रिमिनल्स जो है ना उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है। नंबर 1 बात, इतने लोगों को जेल नहीं भेजेगी। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इसी हिसाब से अदालतें नहीं हैं जी, जितना हज़ारों की तादाद में आप जो फिगर बता रहे हैं उस हिसाब से अदालतें नहीं है। आपको पता है कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की सिर्फ 10 अदालतें हैं, पहले 5 थी और 10 अभी चंद महीने पहले बनी है, तो और 30 का ऐलान हुआ है लेकिन अभी बनी नहीं है। मेरे हिसाब से कम 200 अदालतें होना चाहिए कराची में। आप जितना स्पीडी ट्रायल करेंगे, मुलजिमान को जल्द से जल्द सजाएं देंगे, तो ये आपका केसेस खत्म होगा। इसका वजह ये है कि जो मुलजिम आप गिरफ्तार करते हैं, जारी बात है वो जेल में तो है, वो जेल से ऑपरेट करे नेटवर्क, वो जेल से लोगों से राब्ते में होता है। इवन की जेल में अभी जैमर शैमर लगा है, लेकिन मुलाकात पता नहीं, अब मुलाकात भी तो जरिया होता है लोगों से, वहाँ अंदर भी तो एक दूसरे से मिले होते हैं। फिर जेल में कुछ काली बड़ी भी होते हैं, वो भी चंद टकों की खातर इस तरह दहशत गर्दों को सहूलत और पैगाम रसाई और जो आप कहो तो वो नाम देते हैं। तो इस हवाले से अगर आप स्पीडी ट्रायल नहीं करेंगे, आप जल्द से जल्द जो मुकदमात को निपटाएंगे नहीं है, दहशत गर्दों को जल्द से जल्द आप मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाएंगे, और साथ साथ जो बेगुनाह जेल में है उनको भी आप जल्द से जल्द उसकी मुकदमा चलाए, ताकि ऐसा ना हो कि आप 10 साल तक उसको जेल में रखें और बाद में जी बेगुनाह आप उसको डिक्लेयर कर दे, तो बेगुनाही का क्या फायदा? वो 10 साल तो गुजार चुका होगा जेल में। आप अगर मैं सवाल क्यूरियोसिटी के हिसाब से पूछेंगे, रेंजर्स ने अरेस्ट किया तो फिर सिविल कोर्ट से हम क्यों उसको जो है वो चाह रहे हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन? इसमें फ़र्क है जी, इसमें फ़र्क है। आवाम की आगाही के लिए बात करूँ, यहाँ 3 किस्म के केसेस होते हैं जी। अगर रेंजर्स गिरफ्तार करते हैं तो वो अगर एंटी टेररिज्म टेररिस्ट में आते हैं तो वो ETC कोड, जो हम एंटी टेररिस्ट कोड कहते हैं, वहाँ जाते हैं जी।
और अगर आम मतलब जो ATA का सेक्शन नहीं होता है, इंसदाद देशद्रोही का दफ़ा नहीं होता है, तो आम सेशन अदालतों मजिस्ट्रेट में जाता है। ये 2 किस्म। तीसरा केस ये है कि जो फौजी अदालतें हैं, जैसे सफूरा के जो मुलजिमान है या उसके अलावा जो बड़े बड़े जो टॉप के क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो आप बड़ी नामी गरामी दहशतगर्द तंजीम को, तो वो फौजी अदालतें में, और वो फौजी अदालतें के लिए भी उसकी कंडीशन ये है कि सूबाई हुकूमत उसको रिकमेंड कर दे। जी। सूबाई हुकूमत जो मुकदमात रिकमेंड करते हैं तो वो फौजी अदालतों में चलते हैं, और वो फौजी अदालतों में भी मुकदमात चल रहे हैं। बल्कि आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था, आर्मी चीफ ने 12 जो मुलजिमान थे उनकी जो सज़ाए मौत थी उसकी तोसी कर दी, यानी इंडोर्स कर दिया उसमें। तो वहाँ भी काम चल रहा है, लेकिन अभी इसका जो 2 साल का पीरियड था वो ख़त्म हो गया, और इसके ऊपर अभी हुकूमत या हमारी जो फोर्सेस है वो क्या सोच रहे हैं, आया मज़ीद एक्सटेंशन देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे, ये तो हुकूमत को ही पता होगा। पॉइंट नंबर 17, बलूचिस्तान हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर से सियासी मुफाहमत का इख्तियार दिया जाए। देखिए, बलूचिस्तान में जो हुकूमत है वो ऑलरेडी वफाकी हुकूमत की है। जो बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर है सनाउल्लाह ज़रीद साहब, वो वफाकी मुस्लिम लीग नून का रहनुमा है, और उसके साथ जो है ना वो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है ना महमूद खान अचकज़ई साहब की, वो उसके साथ इत्यादी है, और पिछले अब्दुल मालिक साहब के साथ भी इत्यादी थी, इसके साथ भी थी। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसके ऊपर भी वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत को पूरा इख्तियार दिया हुआ है। और इससे पहले भी जो हुकूमत थी तो वो भी बाकायदा जो टेररिस्ट थे, जो बलोच लिबरेशन आर्मी वगैरह इस्लाम की जो नाम से वो चला रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने सरेंडर भी किया है, और उसको टीवी में भी दिखाया गया। गो कि उसमें भी कुछ लोग शिकायतें कर रहे हैं, कुछ शक के नज़र से देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारे दहशतगर्द थे नहीं, ये खामखा मीडिया में हाईलाइट होने के लिए सियासतदानों ने ऐसा काम किया। तो ऐसे भी इतलात मिल रही है, लेकिन अल्लाह करे ये इतलात गलत हो। तो इस हवाले से ये इस पॉइंट के ऊपर भी वफाकी हुकूमत ने और हमारी जो फ़ौज और रेंजर्स हैं उन्हें मुकम्मल इख्तियार दिए सूबाई हुकूमत में, जहाँ वो जो बाहर बैठे में लंदन दुबई में जो बलोच अलहदगी तंजीमों को जो सरबराही कर रहा है, तो उनके साथ तो उन्हें कई मरतबा रब्ता भी किए, बल्कि सूबाई हुकूमत के अहदेदार लंदन भी गए, उनसे मुलाकात भी की। तो ये पॉइंट के ऊपर मैं समझ रहा हूँ कि फुली इख्तियार दे चुका है और फुली उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुए। अब ये सूबाई हुकूमत कितना कामयाब हो चुकी है, कितना उन आज़ाद पसंद या जो अब नाम दो उनको कितना लाने में कामयाब हुआ है, वो एक क्वेश्चन है जो कि है अभी उसमें काम बाकी है। नंबर 19, अफगान पनाह गजीगों नहीं, नंबर 18 फ़िक़ा वारियत फैलाने वाले अनासर के साथ फैसला कुन कार्रवाई की जाए। इसके ऊपर भी अच्छा खासा काम हुआ है, और उसके ऊपर जो बहुत सारे मदारस में और बहुत सारे जो दूसरे जो मजहबी हमारे रहनुमा हैं जो इस तरह हेट स्पीच जिसे हम कहते हैं, नफ़रत अमेज़ जो तकारीर करते थे, उसके ऊपर मुकदमा। अच्छा, इसी बात पे जैसे आप मदारिस की आपने बात की, तो 102 मदरसा बंद कर दिए गए, तो ये 102 मदरसे बंद करने से क्या आपको लगता है कि कोई और किताबें भी सील की हैं कोई? आपने 102 मदरसे का नाम लिया है, मुझे हंसी यूँ आ रही है कि टोटल मदरसे कितने हैं। अगर 200 मदरसे जिसमें आपने 102 बंद किए तो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है, और मेरे हिसाब से मेरे नॉलेज के मुताबिक 30,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मदरसे, जो गैर रजिस्टर्ड है वो इसके अलावा है। अच्छा। तो 30,000 या गैर रजिस्टर्ड समेत समझ लो 40-50,000 मदारस में अगर आपने 100 कितना बताया था आपने? 102 आपने किए, तो फिर मैं हंसने के अलावा कुछ भी नहीं जी, कर सकता। और कुछ 1500 किताबें भी सील की हैं, कॉन्फिस्केट की हैं। होना चाहिए, बिल्कुल होगा, लेकिन उसके हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि जो मदारस है, तो ये सब फ़िक़ा वारियत वगैरह जो मदारस है हर मदरसे को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि वहाँ दहशतगर्द पल रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। दीनी तालीम जो हम इस्लाम पाकिस्तान का एक किस्म रियासती वो भी है, मज़हब भी है, तो उस हवाले से इनको आप अपडेट करें, इनको आप मज़ीद गलत इस्तेमाल करें, उनको आप वॉच करें, उनकी जो फंड आ रही है उनको आप मॉनिटर कर दें, उनको आप स्क्रूटनाइज कर दें, उनको आप मतलब एक मदरसे के अंदर तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, मदरसा तो एक स्कूल नमा होता है, उसको मॉनिटर करना, उसको कंट्रोल करना, उसका हिसाब किताब देखना, उनकी लोगों को आप फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए आप उसको रजिस्टर्ड कराना, तो बड़ा आसान अमल है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस पर अच्छी खासी हमारी हुकूमतें जो ना वो नाकाम हो चुकी है, और उसके ऊपर जो ना अमल दरामद ज़ीरो की बारे 102 तो बिल्कुल मेरे हिसाब से शर्मिनाक फिगर है कि 102 यानी 30-40 हज़ार मदरसों में है, और बल्कि मदरसे 30-40 हज़ार में यूँ करो कि तो कच्ची आबादी में ये 2-2 कमरों के ऊपर मदरसे बना के रखे लोगों ने, न तो वो रजिस्टर्ड है न वो किसी को परवाह करते हैं। उसको बंद करने की ज़रूरत है, ना बंद करें, उनको आपको कमी दायरे में लाए, आप उसको रजिस्टर्ड कराएं, आप उसको रजिस्टर्ड करें। जैसे दुबई के मिसाल में बार बार हम देते हैं
कि दुबई में दुनिया का सबसे आसान वीज़ा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फॉर्म हम सेंड नहीं, आप ट्रैवल एजेंट को बताओ आप, यानी हर किसी को वीज़ा मिलता है। लेकिन वहाँ अमन अमान बरकरार क्यों है? हर आदमी रजिस्टर्ड है। कैमरे की नज़र से सेफ सिटी जो इस्लामाबाद की हमने जिक्र किया है, तो आप मदरसों को आप बनाने की इजाज़त दें, मगर उसको कौमी इदारे में उसको कंप्यूटराइज कर दे, उसको रजिस्टर्ड कर दे, उसको फिंगरप्रिंट सबके ले लें। उसी बात पे अगर मैं ये कहूँ कि सिम वेरिफिकेशन जो 3 महीने के अंदर अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम पे काफ़ी जो है वो सिम्स रजिस्टर हो गई है, उसमें जी। काफ़ी तो ये कामयाबी की बात है, कामयाबी हो गई। और मैं आपको एक और हैरत वाली बात बताऊं कि एक और हुकूमत ने जो सिलसिला शुरू की है, जो नादरा की जो शनाख्ती कार्ड वगैरह है, तो मैंने वो जो मैसेज सिस्टम चला था कि मैसेज मैंने अपने फेसबुक भी शेयर किया है, तो मैंने भी मैसेज किया अपना शनाख्ती कार्ड, तो पता चला मेरी फैमिली में 2 लोग जो है ना वो अननोन थे। तो मैंने कंप्लेन किया है और कल सुबह मेरे पास फ़ोन भी आ गया इस्लामाबाद नादरा से, तो उन्होंने कहा कि जी आपने कंप्लेन की। मैंने कहा बिल्कुल। तो कह रहे कौन कौन है? मैंने कहा आप नाम लो, तो उसने टेलीफोन पे नाम लिए, मैं येस और नो में जवाब, तो उसमें 2 अफराद मेरी फैमिली के नहीं थे। अच्छा। तो इस तरह नादरा में भी कुछ लोगों ने जो काली बेड़ी को या चंद टकों की खातिर जो है ना वो गैर मुल्कियों को और दहशतगर्दों को रजिस्टर्ड कराए, तो उसको निकालने की ज़रूरत है। और ये बड़ा आसान प्रोसेस है। आपने जैसे ये मैसेजिंग सिस्टम कर दिया, और मैसेजिंग सिस्टम में आप अगर जैसे मैंने कहा कि ये एक मर्द एक औरत हमारी फैमिली में अननोन थे, तो मैंने कहा ये नहीं है, अब उनकी शनाख्त कार्ड ब्लॉक करें, जब वो आपके पास आ जाए शनाख्त कार्ड बनाने के लिए, तो आप बता दें कादिर खान मंदुखिल ने तो कहा हमारी नहीं है। आप उनसे लिख के ले आए, या आप उसका कोई शनाख्त लाओ, उनके कोई आप सबूत लाओ कि आप उनकी फैमिली को, तो आप रिस्टोर कर दें। नहीं तो ये सिम की तरह है, ये बड़ा आसान प्रोसेस है। लेकिन इसके लिए भी मैं कहूँगा कि आप जो इसकी नादरा की शनाख्ती कार्ड की चक्कर में आप जो गरीब मतवसत तबके के लोग हैं उनको आप आसाना करें, और उसके लिए जो है ना आप ये कर दें कि उसको आप स्क्रूटनी कर दें। जो गैर मुल्की है उसको बिल्कुल आप उठा के बाहर फेंकें, मगर जो पाकिस्तानी है जिन्हें शनाख्ती कार्ड बना है, या उनके पास सिस्टम है, या आपके अफसरान ने कोई गलती से उनका कुछ सिस्टम में कोई चीज़ अपडेट नहीं की है, तो उनको मौका ज़रूर मिलना चाहिए। और मौका मिलने के बाद आप उसको रेगुलाइज कर रहे हैं। आप इस तरह एक तपड़ से सबको नहीं मार सकते कि जी ये इतनी सारी पठान जो है ना वो अफ़गानिस्तान की है, इतने सारे बंगाली जो है ना वो बांग्लादेश के हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हर बंगाली बांग्लादेशी नहीं है, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी में आपको फ़र्क करना चाहिए। अफ़गानी और अफ़गानिस्तानी के बीच में, यानी जो 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 जो, जो पश्तून हमारे हैं, ये मुख्तलिफ अदवार में, कभी खान कहते थे, कभी पश्तून कहते थे, कभी पठान कहते थे, कभी अफ़गान कहते थे। तो ये एक नाम है। तो अफ़गान का मतलब ये नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान से है, अफ़गान का मतलब पाकिस्तान से भी है। तो उसको आप फ़र्क महसूस करें। आप इस तरह जो हेट स्पीच जो खुद वज़ीर दाखिला मना कर रहा है, तो आप हेट स्पीच अगले क्या खुद भी ना करें। इस तरह दिल आज़ारी हुई। फिर बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ने भी जो बयान दिया था, तो आप जो गैर मुल्की है उसको बिल्कुल उठा के बाहर फेंकें, और लेकिन जो पाकिस्तानी है उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी करें, इज्जत तरीके से उसकी वेरिफिकेशन कराएं और उसको आसान ना करें। मुझे उम्मीद है इसी बात पे एक स्टार्ट हमारे पास है कि तकरीबन 3,500 अफगान रेफ्यूजीज़ को वापस भिजवा दिया गया। टोटल अफगान रिफ्यूजीज कितने हैं? 30 लाख से ज़्यादा है। 30 लाख से ज़्यादा है। उसमें कितना फिगर है? 3,500। फिर अभी वो कहते हैं ना, बाज़ औकात वो कैप्शन लिखे होता है बिला तबसरा, ये तो बिला तबसरा है। जी, और उसमें भी 2800 जो है वो केबी के से हैं, 200 तकरीबन बलूचिस्तान से हैं, और 300 के करीब जो है वो इस्लामाबाद से हैं। कराची का कुछ नहीं है, पंजाब बहुत सारी एफआईए ने बहुत सारी जो गैर मुल्की है, इसको मैं अफ़गानी का नाम नहीं दूंगा, अफ़गानिस्तानी ज़रूर कहूँगा, अफ़गानी नहीं कहूँगा, क्योंकि अफ़गानी, पश्तून, खान, पठानी एक ही नाम है। तो अफ़गानिस्तानी जो है ना वो बहुत सारी एफआईए ने, और हमारे जो दूसरे सीआईए वगैरह जो अदारे हैं उन्हें बहुत सारे को अरेस्ट की है, बल्कि उनकी मुकदमा जब अदालत में चले उनके पास कुछ सबूत नहीं है, तो कोर्ट ने उसको डिपोर्ट करने की ऑर्डर की, और बाकायदा वो आईजी ऑफिस में बाकायदा उसको डिपोर्ट किया है। लेकिन एक अलग मामला है, ये मैं बात बताऊं, यकीनन सबको पता होगा कि यहाँ से वो उनको छोड़ते हैं अब बॉर्डर पे। अभी वो जो इंटेलिजेंस है या सीआईए वाले वो अभी कराची पहुँचे नहीं, तो वो उससे पहले ही पहुँच जाते हैं, वो उसे पहले चाहिए। तो उसके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए, उनकी फिंगरप्रिंट्स वगैरह पूरा मुकम्मल डेटा रखना चाहिए, ताकि जो शख्स आप डिपोर्ट कर दे तो वो दोबारा को एनआरसी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिस्टम बड़ा अच्छा है नादरा का। आप अगर फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले ले और दोबारा वो आ जाए और पाकिस्तान किसी कोने में अगर कोई कार्ड बनाने की कोशिश करे, तो ठक से वो कार्ड ब्लॉक होगा और उसका डिटेल आ जाएगा सारा। तो ये इसमें भी स्पेशल ब्रांच को, सीआईए को, इनको एहतियात करनी चाहिए, एफआईए को, कि ये इसका पूरा डेटा लेके फिर डिपोर्ट कर दे। उसके बाद वो पाकिस्तान में फिरता रहे बगैर शनाख्ती कार्ड के, जब भी ग्रिप में आएगा तो उसको पकड़ा जाएगा, और क्योंकि उसको ना पासपोर्ट बना सकेगा ना शनाख्ती कार्ड बना सकेगा।
जी मंदुखल साहब, आगे आप एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे, हमारे साथ कॉलर थे जिन्होंने कहा था कि आवाम कैसे हेल्प कर सकती है। तो हमारे पास 2 मिनट है प्रोग्राम ख़त्म होने में, तो आप इसी बात पे हम ख़त्म करते हैं कि आवाम मज़ीद कैसे हेल्प कर सकती है। आपने कहा था कि ट्रैफिक पुलिस के साथ शामिल होकर और ट्रैफिक के निज़ाम को कंट्रोल कर ले, या फिर कोई एक्सीडेंट कहीं हुआ है तो उसमें आगे बढ़ के जो है वो मदद कर दे। तो अगर, लेकिन उसमें एक आवाम डरते भी तो हैं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे जो अदालती सिस्टम है उसमें भी थोड़ी सी सुस्ती है, क्योंकि गवाह को हमने एक प्रोग्राम भी किया था गालिबन इसके ऊपर, गवाह को आप हरासा ना करें, गवाह को आप इज़्ज़त से कोर्ट बुलाएं और कोर्ट में इज़्ज़त वाली जगह दें, चाय पानी इसको प्रोवाइड कर दें। चलो चाय पानी तो छोड़िए, कम से कम एक आध कुर्सी इसको प्रोवाइड करें, ताकि वो बेचारा ये फील करे कि मैं गवाही के लिए आया हूँ, खुद मुलजिम नहीं हूँ। तो यहाँ ये सूरत हाल है कि गवाह ऐसा आता है ना कि वो खुद बेचारा मुलजिम बन के वहाँ कोर्ट में खड़ा होता है। एक मोटी मिसाल बताएं, अमजद साबरी 20 मिनट तक आपने कहा कि उस हालत में थे, अगर हेल्प करने कोई आता तो उसको क्या प्रोटेक्शन मिलती? देखिए हेल्प क्योंकि काफ़ी एक देखिए बात ये होता है ना, बहुत सारी आपने इंजर्ड लोग देखे हैं जख्मी, कि वो खून बहने से जो है ना वो मर जाता है। यानी सरफराज शाह का केस अगर आपको याद है, सरफराज शाह को टांग पे गोली लगी, जो बेनज़ीर पार्क में जो गोली मारी गई उसको, तो वो टांग से मर गया। हालांकि टांग से आमतौर पे नहीं मरता है बंदा, लेकिन उसका खून इतना बह गया कि वो टांग से मर गया। तो मैं अमजद साबरी शहीद की बात यूं करूंगा कि अगर बरक पहुंचाते उसको, शायद वो बच जाते, लेकिन उसकी जो इंजरी के कंडीशन थे तो उसमें नामुमकिन था, लेकिन एक कोशिश तो कर सकता है इंसान। आप जो आदमी इतना फख्र से सारी जिंदगी, यानी वो आदमी ठीक ठाक पैसे वाला था, वो डिफेंस में मंगला ले सकता था, मगर उसने तरजीह दी, नहीं जी मेरे बाप दादा लालूकेत में पैदा हुआ है, लालूकेत में रह रहे, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, और ये सारे लोग मेरे अपने हैं। मगर अफसोस के साथ कि जब उसको शहीद कर दिया तो वही मोहल्ले के लोग 20 मिनट तक जो है ना उसको उठाने के लिए, अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं थे उसमें, जबकि उसके साथ एक इंजर्ड भी था। ये तो बेचारा चलो फिर भी सर पे गोलियां लगी है, वो तो पीछे वाला, लेकिन वो अल्लाह ने बचा लिया, उसको बच गया। तो मदद करने के बहुत सारे तरीके, बड़े आसान तरीके हैं, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती है। मगर ये मदद करने के लिए जो एक डर बैठा हुआ है आवाम के दिलों में, देखो करना चाहते हैं, देखो ऐसा नहीं डर तो फिर आप अगर आप ये समझ लो कि मैं रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए और मैं चूंकि अपने ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ मुझे देर हो जाएगी और मैं इसको शख्स को अस्पताल ना पहुंचाऊं, तो फिर तो ये ज्यादती होगी ना, कल का आपके साथ भी हो सकता है। यानी कि इंसानियत पहले आनी चाहिए, इंसानियत है बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं और मैं वो यकीन से कहता हूं कि आप ऑफिस कोर्ट जहां भी आप जाना चाहते हो, और अगर किसी गरीब को, किसी जख्मी शख्स को आप अस्पताल पहुंचाएं और वहां से आपको घंटा 2 घंटा लेट हो जाए, तो मैं यकीन करूंगा कि जो आपके बॉस बैठे हुए हैं वो भी जलाद नहीं होंगे, वो भी ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करेंगे, ज़रूर ख्याल रखेंगे कि आपने इंसानियत के लिए काम। देखो ईदी साहब हमें नहीं है, आज पूरी दुनिया उसको सलाम कर रही है, पूरा दुनिया सलूट कर रही है। क्या था उस अगर ईदी भी ये सोचने लगते हैं कि मैं किसी की लाश को अगर दफनाने जाऊं तो मेरे ऊपर पता नहीं क्या मुसीबत है। ईदी साहब ने तो जो उसके अपने घर वाले उसको लाश को जो ना वो गुस्ल नहीं दे सकती, ईदी साहब देते थे। यानी कीड़े निकाल के वापस रखते थे और वो लाश को उठाते थे। ये ऐसी ऐसी लाशें उसने उठाई है, तो आपकी मीडिया ने रिपोर्ट की। पहले तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, प्रिंट मीडिया थी, पूरा तस्वीर आ चुकी है। तो ईदी साहब ने जो नाम बनाया ऐसे नहीं बनाया, 2 कपड़ों से ज़्यादा 20 साल पहले जो उसने चप्पल खरीदी, वो बार बार सिलवा रहा था, रिपेयर कर रहा था, नई चप्पल नहीं खरीदी। जबकि एक टीवी शो में मैंने खुद सुना तो उसने कहा मेरे अकाउंट में 45 करोड़ रुपए कैश पड़े हुए और कई करोड़ के अरबों रुपए उसकी जायदाद, वो सारे यानी जो ट्रस्ट के एसेट्स है। तो बात ये होता है कि ईदी साहब ने अपना नाम बनाया, ऐसे नहीं बनाया, मेहनत की है, पेट पे पत्थर बांधा है। इतना 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 बड़ा अदारा चला रहा था, उसके कमरे में एसी नहीं था। आप सोच सकते हैं आजकल तो हमारा कोई 12 ग्रेड का कलर भी हो, 2 पैसे थोड़ा सा लगे तो फौरन पहले एसी लगवाता है। उसके घर में इसके 1 कमरे 2 कमरे के फ्लैट में एसी नहीं था। तो जब ये जिस शख्स की ये आदत हो, ये सोच हो, तो उसको एजाज़ तो आप देख रहे दुनिया ने इसको एजाज़ दिया है। और मैं बार बार ये कहता हूँ, पहले भी कहा है, आज सुबह एक मॉर्निंग शो में डालता, मुझसे एक मरतबा उसने शिकवा की है, जो मेरी एक मुलाकात में उसने बोला कि मैं किसी अफ्रीकी मुल्क में होता तो मुझे नोबेल प्राइज़ मिलता। नोबेल प्राइज की जरूरत ईदी साहब, लेकिन इंसान है, उसके दिल में आया कि भाई दुनिया को मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। जी, प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है तो उसी की बात में बात करूँगी। जब ईदी साहब ने नाज़रीन छोटी छोटी चीज़ें कर करके और इतना बड़ा नेटवर्क आज कायम किया हुआ है और दुनिया में मिसाल दी जा रही है, और नोबेल प्राइज़ साहब सही आपने कहा कि छोटी सी चीज़ है, तो जितनी उनको जो है वो उनके नेटवर्क को अल्लाह इसी तरह कायम रखे और इसी को हमें मौका दे कि हम उसको मज़ीद कंट्रीब्यूट करें उसमें, और ये दुआ के साथ कि पाकिस्तान में अल्लाह करे 1000 ईदी साहब और पैदा हो जाए ताकि लोगों की खिदमत करें। इसी बात पे शायद यही एक सदका जारिया होगा। बहुत शुक्रिया मंदुखल साहब, और बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने का। आप देख रहे थे इंसाफ। अगले हफ्ते हमारे साथ फिर शामिल लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।